फिर से आज ऑनलाइन फिजिक्स क्लास आप लोगों का हिंदी मीडियम में शुरू कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता निर्धारित किए थे। वह बिंदु दो केस में स्पेसिफाइड करके पिछले क्लास में हमने दिया था, जो तुम लोगों के लिंक पर हमने भेज दिया था। और हर दिन जो लिंक पर हम भेजते हैं उसको उसी दिन कंप्लीट कर लिया करो, नहीं तो क्या होगा ना, वो जमा होता चला जाएगा और एक बार में रिवीजन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। यदि कभी क्लास में छुट्टी होता है तो वो हम तुमको लिंक पर मैसेज कर देते हैं कि आज क्लास नहीं होगा, या कभी किसी टेक्निकल इशू के कारण कभी कभी 10-20 मिनट क्लास भी लेट होता है, तो वो भी हम तुमको लिंक पर मैसेज कर दिया करते हैं। लेकिन जो क्लास हम तुमको भेज रहे हैं उसको डेली कंप्लीट कर लिया करो। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आज का क्लास कल कर लेंगे, कल का क्लास परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी टेक्निकल इशू अगर होगा तो वो क्लास इरेज हो जाएगा वहां से। वैसे तो हम इरेज करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ टेक्निकल इशू होता है कभी कभी, तो इरेज हो सकता है क्लास। तो इसलिए जिस दिन का जो क्लास है उसी दिन क्लास कर लिया करो। घर में तो बैठ के क्लास करना है, और इवनिंग आवर में चूंकि क्लास रहता है 7:30 के बाद ही हम लिंक भेज पाते हैं तुम लोग, 7:30 के बाद ही हम ऑनलाइन हो पाते हैं तुम लोगों के साथ। तो जो ऑनलाइन तुम लोग के साथ हैं अभी हम, तो इसका फायदा पूरा उठाओ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता दो केस में जो यहां पर दिया हुआ है वो हमने तुमको दिखाया। सबसे पहला केस क्या है? केस है अक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता निकालें। तो अक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता क्या था? अक्षीय स्थिति क्या था देख लो यहाँ पर। आज शॉर्ट में चल रहे हैं, कल तो काफी डिटेल्स में पूरा कैलकुलेट करके हम पिछले क्लास में निकाल के तुमको दिए हैं, है नी? और याद रखना ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सब अक्सर पूछा जाता है। कभी 2 मार्क्स में ही पूछ दिया, एक छोटा सा डेरिवेशन करवा लिया तुमसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके फॉर्मूला या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व करवा लिया। अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे, जो जस्ट पिछले साल क्वेश्चन हुआ है 2023 में, जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछा गया है। देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, इसलिए एक एक पॉइंट को देखो। डेरिवेशन करवाया गया है पिछले ही क्लास में। अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में, पिछले साल में अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता का निर्धारण करवाया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में करवाया गया है, ये ध्यान रखना। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 5 मार्क्स होता है। 5 मार्क्स कोई छोटा चीज नहीं है, काफी बड़ा चीज होता है रिजल्ट के लिए। तो अगर इस ढंग से तुम घर पर फ्री ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हो, और घर पे बैठ के करना है, बाहर निकलना नहीं है, घर पर रिवीजन करना है, बार बार चला के रिवीजन करना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तुम लोग, ठीक है? तो यहां पर हम बता चुके हैं अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति का फिगर क्या था? द्विध्रुव का अक्ष है, अक्ष के अक्ष पर कोई P बिंदु है, देख रहे हो, केंद्र से x दूरी पर है। और यहां पर देखो विद्युतीय तीव्रता क्या है, यहाँ अक्ष के समांतर है, ये ध्यान रखना। विद्युतीय तीव्रता यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? अक्ष के समांतर आया है। और अक्ष के जो समांतर आया है ये क्या है? ऋण आवेश और धन आवेश, और वहां से जाने वाले अक्ष के समांतर विद्युतीय तीव्रता है अक्षीय स्थिति में। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख भी लो कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युतीय तीव्रता है वो अक्ष के समांतर है। ये अक्षीय स्थिति में पुटअप कर लोगे ये पॉइंट। और यह विद्युतीय तीव्रता का मान हमने निकाल के दिया है कि विद्युतीय तीव्रता जो होगा E = 2p/4πε(x³ होता है। ये निकला हुआ डेरिवेशन, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है।
दूसरा जो स्थिति हमने बताया निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति क्या है कि अगर द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर ये पी बिंदु है, ये जो पी बिंदु है यहाँ पर द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर है। तो द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर अगर x दूरी पर अगर पी बिंदु है तो विद्युतीय तीव्रता कल के क्लास में डिटेल फिगर हमने बनाया था, और उस डिटेल फिगर में जो विद्युतीय तीव्रता है वो विद्युतीय तीव्रता क्या है कि उसका परिमाण P/4 x क्यूब, और उसकी दिशा देखो क्या है, उसकी दिशा है अक्ष के समांतर, विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष के समांतर और धन आवेश से ऋण आवेश की दिशा में, धन आवेश से ऋण आवेश की दिशा में। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर और धन आवेश से ऋण आवेश की दिशा में होता है। ये लाइन स्पेसिफाइड कर लेना कॉपी पे, डेली क्लास करो, जो इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करके तुम लोग नोट डाउन करते चले जाओ, कई बार उसको चलो, एक अच्छा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा तुम्हारा, घर पे बैठ के कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दो विद्युतीय तीव्रता हमने निकाला। चूंकि विद्युतीय तीव्रता सदिश राशि है इसलिए उसका केवल ये फॉर्मूला हमको जानना जरूरी नहीं होता है, साथ साथ इस फॉर्मूला के साथ साथ तुमको ये दिशा को भी ध्यान रखना है। अगला जो अभी हम केस 3 बताने जाएंगे, यहाँ तो केस 1 और केस 2 है, अगला जो केस 3 है उस केस 3 में ये कंसेप्ट ये कंसेप्ट ये कंसेप्ट ये कंसेप्ट सारा कुछ यूज हो जाना है, समझ में आने पर, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे, फिर इसको स्लाइड करा दे रहे हैं हम लोग, और विद्युतीय तीव्रता का ही हम लोग निर्धारण करेंगे केस 3। जब जरूरत होगा तो इसको हम लोग लेके आएंगे फिर से। तो केस 3 हम लोग लेकर चल रहे हैं। केस 3 विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता कब, जबकि बिंदु कहीं भी स्थित हो, जबकि बिंदु कहीं भी स्थित हो। तो बिंदु अगर कहीं भी स्थित हो तो सबसे पहले तो हम लोग द्विध्रुव बना लेते हैं यहां पर। तो यहां पर अगर हम द्विध्रुव लेते हैं तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक द्विध्रुव बना लिया। द्विध्रुव का आकार छोटा ही होता है और इसमें क्या है कि यहां पर माइनस क्यू आवेश होगा जबकि यहां पर प्लस क्यू आवेश होगा। इधर फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अब इस द्विध्रुव से का ये अगर यहां पर मध्य बिंदु O होता है तो
O से x दूरी पर कहीं भी स्थित है ये बिंदु P। देखो द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर स्थित है x दूरी पर ये बिंदु P। इसी बिंदु P पर विद्युतीय तीव्रता निर्धारण करना, ना तो इस वाले ये अक्ष पर है और ना ही तो निरक्षीय स्थिति पर है। तो हमको यहां पर विद्युतीय तीव्रता का मान निर्धारित करना है। तो अब अगर हम लोग यहां पर विद्युतीय तीव्रता का मान अगर हम लोग निर्धारित करें तो देखेंगे सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हम बता चुके हैं तुमको, -q से +q दिशा में होता है। ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग दो अवयवों में विभक्त करते हैं और यह जो दो अवयव हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, एक अवयव इस दिशा में हुआ। हम चूंकि डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं ताकि तुमको अवयव बढ़िया से दिख जाए। P का अवयव इस दिशा में क्या होगा, P cos थीटा। और दूसरा जो अवयव हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये जो P cos थीटा अवयव है, जब हम P को दो अवयव में तोड़ेंगे, एक P cos थीटा, दूसरा हम लोग P sin थीटा अवयव दिखा रहे हैं तुमको। P cos थीटा के कारण इसके अक्षीय स्थिति पर बिंदु आ गया। अब ये P नहीं देखना है, ये P cos थीटा देखना है। और P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता यहां पर E1 हो गया। दूसरा जो अवयव हम दिखाने के लिए यहां पर जा रहे हैं, वह दूसरा अवयव इस दिशा में। ये तो सारा डिफरेंट कलर में हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए कि यहां पर P को हमने दो अवयव में तोड़ा, एक P cos थीटा, तो दूसरा इधर कितना हो जाएगा, P sin थीटा। और P sin थीटा के लिए तुम देखोगे ये P बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति में अभी हम तुरंत बताए तुमको तीव्रता क्या होगा, इस दिशा में। निरक्षीय स्थिति में जो विद्युतीय तीव्रता होगा E2 होगा, और E2 क्या होगा, अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की, जबकि अक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता अक्ष की दिशा में होगा, अक्ष के समांतर। तो अब इस P का हमको कोई मतलब नहीं रह गया। P को हमने दो अवयवों में तोड़ दिया और एक अवयव P cos थीटा के कारण, देखो P cos थीटा ब्लू में है तो उसके कारण ये तीव्रता, और ये P sin थीटा के कारण ये तीव्रता। और तुम बढ़िया से देखोगे तो ये दोनों, चूंकि यहां पर हमने P cos थीटा और P sin थीटा लंबवत लिया है, तो ऑब्वियसली है कि यहां पर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर ये लंबवत हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, परिणामी ज्ञात करेंगे। और परिणामी ज्ञात करने का तरीका क्या है, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज बना दे रहे हैं, तो यहाँ देखो समांतर चतुर्भुज बना दिए, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा ना, वही यहाँ पर परिणामी विद्युतीय तीव्रता बताएगा, जिसकी दिशा E1 के सापेक्ष अल्फा कोण पर होगा। फिर यहाँ पर वही बात आ जाता है, तीव्रता जो है हमारा वह सदिश राशि है। सदिश राशि है तो हम तो परिमाण निकालेंगे ही, और साथ साथ कोण के रूप में हम लोग दिशा का भी यहाँ पर निर्धारण करने के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि P cos थीटा अवयव के कारण विद्युतीय तीव्रता क्या होगा। तो P cos थीटा अवयव के कारण विद्युतीय तीव्रता अगर देखें तो यह विद्युतीय तीव्रता का मान E1 हुआ है, और E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि अक्षीय स्थिति में है P बिंदु P cos थीटा के लिए, तो अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला हो जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन
एक्स क्यूब, लेकिन p का वैल्यू p नहीं है, p cos थीटा है, इसलिए यहाँ पर p cos थीटा हम लोग दे देंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि p sin थीटा अवयव के कारण विद्युतीय तीव्रता के कारण अगर हम लोग यहाँ पर विद्युतीय तीव्रता अगर निर्धारित करें तो यह विद्युतीय तीव्रता तो E2 निकला है, और E2 का वैल्यू हमने तुमको बताया है, क्योंकि यह निरक्षीय स्थिति वाला बिंदु है, तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हो जाता है P/4πε लेकिन यहाँ P का वैल्यू क्या है, P sin थीटा, तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि यह P sin थीटा है। अब क्या है, चूंकि E1 लंबवत है E2 के, इसलिए परिणामी तीव्रता अगर E होता है तो E का मान कैसे निर्धारित करेंगे, E का मान हमारा निर्धारित होगा √E1² प्लस E2²। अब E1² E2² हम लोग पुट कर देते हैं, और जैसे ही तुम यहाँ पर E1² E2² पुट करोगे तो E का वैल्यू इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 4πε x³ इतना का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा बाय 4πε x³ इतना का होल स्क्वायर, रूट डाल देंगे। यहां पर कुछ टर्म्स है जो कि कॉमन हो जाना है। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाना है, तो तुम देखो p/4πε x³ कॉमन हो गया, और रूट अंडर क्या बच गया यहाँ पर 4 cos² थीटा, और यहाँ पर केवल sin² थीटा। अगर यहाँ पर विद्युतीय तीव्रता अगर हम लोग देखें तो विद्युतीय तीव्रता निकलने के लिए जा रहा है E बराबर 4π/4πε x³ और रूट अंडर cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1, तो एक बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3 cos² थीटा और प्लस 1। यही हमारा P पर विद्युतीय तीव्रता का मान हो जाता है। अब हम लोग दिशा देखेंगे, तो दिशा तो हम बता चुके तुमको कि विद्युतीय तीव्रता क्योंकि सदिश राशि है, इसके साथ हमको दिशा तो निर्धारित करना ही होगा, और जब हम लोग दिशा अगर निर्धारित करते हैं तो दिशा का मान क्या है, अल्फा। तो अल्फा क्या है ना, परिणामी तीव्रता E की दिशा है, और ये जो E की दिशा है किसके सापेक्ष, E1 के सापेक्ष, E1 के सापेक्ष। अगर ऐसा है तो हम लोग निकालेंगे। अगर tan अल्फा निकाल लेते हो तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर में यहाँ पर क्या है तुम्हारा E2 बाय अल्फा के बेस में क्या दिया हुआ तुमको, E1। अगर यहां से E2 का वैल्यू रख दो, E1 का वैल्यू रख दो, तो ये वैल्यू हमारा बच जाएगा 1/2 A2 tan थीटा, सारा कैंसिल होने के बाद। इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है कि अगर हम लोग अल्फा अगर निर्धारित करें तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू tan अगर इधर आता है दैट इज द tan इनवर्स 1/2 इंटू यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा दिशा का व्यंजक हो गया। और इस तरीका से हम लोगों ने विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता निर्धारित कर दिया जब बिंदु अक्षीय स्थिति में है, जब बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, और आज जो हमने यहाँ पर निर्धारित करके तुमको दिखाया है जब बिंदु कहीं भी स्थित है, कहीं भी, ये थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अगर इस थीटा को अगर तुम 0 डिग्री कर दोगे तो अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और 90 डिग्री अगर कर दोगे तो निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा।
तुम यहाँ पर अगर 0 डिग्री अगर पुट करके देखो, बल्कि हम तुमको करके दिखा देते हैं तुमको, इसमें हम इसको हम ऊपर लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर अगर हम लोग अच्छी स्थिति में देखें, अगर हम लोग यहाँ पर अच्छी स्थिति में, अक्षीय स्थिति के लिए, तो अच्छी स्थिति के लिए अगर निर्धारित करें तो ऑब्वियसली है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री अभी हमने तुमको बताया, तो थीटा 0 पुट कर दो, cos 0 1 हो गया, तो तीव्रता E बराबर क्या हो गया यहाँ पर ट्वाइस P, क्योंकि cos 0 1 314 4 का रूट 2 हो गया, तो 2 हो गया 2P बाय 4 पाई एप्सिलॉन x क्यूब। और यही चीज अगर हम लोग निरक्षीय स्थिति में अगर देखें तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और जैसे यहां पर 90 डिग्री पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, केवल 1 बच जाएगा, तो विद्युतीय तीव्रता बराबर P बाय 4 पाई एप्सिलॉन x। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, केवल ये तीसरा वाला भी केस अगर तुमको याद है, तीसरे वाले केस का अगर केवल ये वाला फॉर्मूला अगर तुम केवल याद रखते हो, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से तुम अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के भी फॉर्मूला पर तुम पहुंच सकते हो। ये टेक्निक है, ये सब क्या है ना, फिजिक्स में टेक्निक्स मिलता है। तुम डेली अगर क्लास करोगे तो कुछ ना कुछ तुमको टेक्निक्स मिलेगा, और जितनी बातें हम बोलते हैं कई बार बोल चुके, उसको कॉपी पे लिख लिया करो, उस टेक्निक को, जो काम देगा। अब देखो क्या है ना, तुम आप एक फॉर्मूला को याद रखो, और एक फॉर्मूला को याद रखोगे तो तुम्हारे यहाँ अच्छी स्थिति भी मिल जाएगा, निरक्षीय स्थिति भी मिल जाएगा, दोनों चीज मिल जाना। इस तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट कर लो, और नोट करके